एवरीबॉडी। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं नमक का दरोगा, जो कि हमारे क्लास 11th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। तो क्लिस्टर क्लियर करने वाली हूँ चैप्टर कम से कम टाइम में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी जो हमारी है वो आज़ादी के पहले की है। नमक का जो नया विभाग था वो बना हुआ था तब, और विभाग में जो ऊपरी कमाई यानी कि जो घूस लेने वाली प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो सभी व्यक्ति जो है इस विभाग में काम करना चाहते थे, क्योंकि उनको जो है ऊपरी कमाई मिलेगी, साथ ही साथ घूस मिलेगी, तो उनकी ज़्यादा कमाई हो सकेगी। तो उस दौर में ना फ़ारसी का बोलबाला था, यानी कि उस दौर में फ़ारसी बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। और उच्च ज्ञान के बजाय, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान के बजाय, केवल फ़ारसी की प्रेम कथाएँ, श्रृंगार रस, इन सब के काव्य पढ़कर ही लोग जो है उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ फ़ारसी की प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य, इन सबको पढ़कर उच्च पदों में लोग पहुंच जाते थे। तो हमारे मुंशी वंशीधर जो थे, उन्होंने भी फ़ारसी पढ़ी और रोज़गार की खोज में निकल पड़े, यानी कि नौकरी की खोज में निकल पड़े। अब उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वंशीधर के पिता फिर उन्हें कुछ सलाह देते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा तुम देख रहे हो, ऋण के बोझ से, यानी कि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो वो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं उनके घर में, और वो घास फूस की तरह बढ़ती ही चली जा रही हैं, यानी कि बहुत जल्दी बढ़ती चली जा रही हैं। ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि उनकी शादी भी करनी है। तो वो बोलते हैं कि वो के जो पिता हैं वो कगारे पर के वृक्ष हो रहे हैं, कि जो कभी मालूम ही नहीं कि वो कब गिर पड़े, यानी कि हमें कुछ नहीं पता कि उनकी डेथ कब हो जाएगी। तो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मज़ार है। यानी कि यहाँ बोलते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना कि ये नीचा काम है, ये ऊपरी पद का काम मुझे चाहिए। तो ऐसा नहीं, जो नौकरी मिले तुम ले लो, क्योंकि इस समय हमें पैसे की ज़रूरत है। तो निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी कि हमें वही चीज़ है कि पैर उतनी ही पसारनी चाहिए जितनी हमारी चादर हो। तो ये चीज़ वहाँ पर इनके पिता जो है वंशीधर को सलाह देते हैं। अब उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया, जिसका सार, यानी कि पूरा कंक्लूजन जो था वो यही था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो, यानी कि घूस वाला सिस्टम ज़रूर हो। क्यों? क्योंकि घूस वाले सिस्टम में वंशीधर को पैसे ज़्यादा मिलते, और उनको तो पैसे की ज़रूरत थी ही, तो वो यही इनडायरेक्टली उनको बोलना चाह रहे थे। और आदमी और अवसर देखकर घूस ज़रूर लेना, यानी कि घूस अगर तुम्हें मिल रही है तो मना मत करना, लेना ज़रूर। उसके बाद जो वंशीधर के पिता थे, उनका आशीर्वाद वगैरह लेकर वंशीधर जो है निकल पड़ते हैं हमारे। अब वे कहते हैं कि जो मासिक वेतन, यानी कि मंथली हमारी जो सैलरी होती है, वो पूर्णमासी का चांद है। देखो, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो उनके पिता क्या बोलते हैं कि जो मासिक वेतन है, मंथली सैलरी है, वो पूर्णमासी का चांद है। यानी कि यहाँ पर इसको पूर्णमासी का चांद क्यों बोला गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णमासी का चांद इसलिए बोला गया है कि जो हमारा पूर्णमासी का चांद होता है वो भी एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। तो वैसे ही हमारी सैलरी होती है कि एक दिन अचानक से आ जाती है और धीरे धीरे करके वो गायब होने लगती है। अब ऊपरी आय बहुता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। यानी कि हमारी जो ऊपरी आय है, हमारी जो कमाई है, वो एक बहता हुआ स्रोत है, जिससे हमारी प्यास बुझती है, यानी जिससे हमारी मांगें पूरी होती है, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो आवश्यकता या फिर मौका वौका देखकर विवेक से तुम काम करना। अब वंशीधर जो है हम पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं और नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। वंशीधर की फिर दरोगा पद पर जो है नियुक्ति होती है। अब भाग्य से उनको नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है, जिसमें जो वेतन था वो अच्छा था और साथ ही साथ ऊपरी कमाई तो बहुत ज़्यादा थी। अब यह खबर जब पिताजी को पता चली कि भाई वो नमक के दरोगा बन चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब जो मुंशी वंशीधर थे हमारे, उन्होंने 6 महीने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया, यानी कि वो बहुत डिसिप्लिन से काम करते थे। तो जो जितने भी अदर ऑफिसर्स वगैरह, अधिकारी वगैरह थे, वो उन पर बहुत ज़्यादा मोहित थे, कि वो उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अब फिर एक रात उनके साथ कुछ हुआ। देखो, जोड़े के समय एक रात जो है वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे आराम से। फिर उन्हें क्या हुआ कि गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुली। यानी कि जो गाड़ियाँ थी और जो गाड़ी चलाने वाले थे, उनके कोलाहल, उनकी कुछ आवाज़ आ रही थी, तो उससे क्या हुआ कि वंशीधर की नींद खुल गई। अब बंदूक जेब में रखी उन्होंने और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। फिर वो घोड़े पर बैठकर वहाँ पुल पर जाते हैं जहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी। अब वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। जैसे ये लंबी कतार है ना, तो ऐसे ही लंबी कतार जो है वो गाड़ियाँ पुल को पार कर रही होती हैं। फिर वो पूछते हैं वंशीधर कि किसकी गाड़ियाँ हैं, तो वो पता चलता है ये जो गाड़ियाँ हैं वो पंडित आलोपी दीन की हैं। मुंशी वंशीधर ये सुनकर चौंक पड़ते हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो पंडित आलोपी दीन की हैं। अब पंडित आलोपी दीन जो है इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हुआ करते थे। लाखों रुपए का उनका व्यापार था, यानी वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे।
अब वंशीधर ने जब जांच की तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां फिर रोक ली क्योंकि नमक को ऐसे लेके जाना इल्लीगल माना जाता है। पंडित आलोपी दीन फिर दरोगा से मुलाकात करने आए। तो पंडित आलोपी दीन अपने मंजिले रथ में उड़ते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ियों वालों ने गाड़ियां रोकने की खबर दी। यानी कि वो अपने रथ पे थे, तो सारे जितने भी गाड़ी चलाने वाले थे उन्होंने पंडित आलोपी दीन को खबर दी कि भाई हमारी गाड़ियां जो हैं वो वंशीधर ने रोक ली हैं। अब जो पंडित है वो सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे, यानी पैसे को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, उनका ऐसा मानना था। अब इसी घमंड में वो निश्चित होकर दरोगा के पास पहुंचे कि मैं कुछ पैसे दूंगा और वंशीधर मान जाएंगे और मैं छूट जाऊंगा। तो एकदम कॉन्फिडेंस में थे वो। अब उन्होंने दरोगा कहा कि हमारी सरकार तो आप ही हैं, यानी कि उन्होंने दरोगा से कहा कि हमारी सरकार तो आप ही हैं, यानी कि भाई यहाँ पर वो बटर लगा रहे थे वंशीधर को। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने दिव्यवती के कष्ट उठाया। तो ये सारी चीज़ें वो चिकनी चुपड़ी बातें वंशीधर से करने लगते हैं। उसके बाद जो पंडित आलोपी दीन है उन्होंने दरोगा को रिश्वत देने की जो है कोशिश की। अब पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा कि भाई इतने पैसे ले लो और हमारी गाड़ियाँ तुम छोड़ दो। लेकिन वंशीधर जो थे हमारे वो अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। यानी कि वो रिश्वत दे रहे थे तो यानी उन्होंने गलत काम किया। तो ये सुनकर जो है उन्होंने उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। अब पंडित जी जो है आश्चर्यचकित रह गए कि हम इतने पैसे दे रहे थे फिर भी उन्होंने मना कर दिया और मुझे तुम गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। और तो और अब पंडित जी ने फिर रिश्वत को बढ़ाया कि अच्छा इतना नहीं, 25 नहीं तो 50 ले लो, 50 नहीं तो 60 ले लो, 70 ले लो। पर वंशीधर माने नहीं और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कोर्ट में सब पहुंचे। अगले दिन जो ये खबर जो है हर तरफ फैल गई कि पंडित आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अदालत में ले जाया गया है। अब हृदय में बहुत ज़्यादा ग्लानि और शोभ, यानी कि शोभ का मतलब होता है दुख, जो दुख और अशांति। तो हृदय में काफ़ी ज़्यादा ग्लानि, दुख, अशांति और शर्म से पंडित आलोपी दीन की जो गर्दन है वो झुकी हुई थी। अब सभी लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ सकते हैं। अब सारे वकील, गवाह जितने भी लोग थे वो पंडित जी के ही पक्ष में थे। तो वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। अब सारे वकील और गवाह जो है पंडित जी के जो पक्ष में इसलिए थे क्योंकि उनके पास पैसा था, उनका तो नाम बढ़िया चलता ही था। तो सब ऑलरेडी उनके चेले बने हुए थे। वंशीधर के पास सिर्फ सत्य बोलने के अलावा और कोई नहीं था। फिर मुकदमे का फैसला हुआ। देखो, न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। न्याय की अदालत, जिसे हम न्याय की अदालत बोलते हैं कि यहाँ सबके साथ न्याय होगा, वहाँ पक्षपात चल रहा था। पंडित आलोपी दीन के ही कहने पर सारी चीज़ें चल रही थी। तो मुकदमा जो है तुरंत ही समाप्त हो गया। अब पंडित आलोपी दीन को जो है सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया कि इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा ऐसा है। तो पंडित जी को रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब वंशीधर की जो उद्दंडता, यानी कि उन्होंने जो ये कार्य की थी, शैतानी की थी, उनके हिसाब से और विचारहीनता के बताए पर अदालत ने दंड जताया। यानी कि ये दंड उल्टा वंशीधर को दिया गया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा, जिसके कारण वो सच्चे होते हुए भी उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। अब भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया, यानी कि बोला गया कि आगे से थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करना। अब पंडित आलोपी दीन जो थे वो मुस्कुराते हुए बाहर निकले, यानी कि उन बड़े ठाठ में बाहर निकले और उन्होंने रुपए बांटे सबको। अब वंशीधर को व्यवस्थाओं को सारी चीज़, जितनी भी चीज़ें हुई, अब उनको सहना ही पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकते। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला, यानी कि नौकरी से उन्हें हटा दिया गया था, कि जिसे हम बोलते हैं कि सस्पेंड कर दिया गया था उन्हें कुछ टाइम के लिए। वंशीधर फिर सस्पेंड होने के बाद अपने घर पहुंचते हैं। पराजित हृदय, यानी कि हारा हुआ उनका दिल, शोक यानी दुख, खेद से व्यथित जो है भरे हुए वंशीधर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अब जैसे ही घर पहुंचते हैं, पिताजी भाई उन्हें बहुत ज़्यादा कड़वी कड़वी बातें सुनाते हैं। वृद्ध माता जो है, उनकी बूढ़ी माता, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुँह बात ही नहीं की वंशीधर से। 1 सप्ताह बीत गया ये सारी चीज़ें होते हुए। तो शाम का समय था। वंशीधर जो थे उनके पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहाँ जो है एक सजा हुआ एक रथ आकर जो है रुकता है। वो रथ किसका था? पंडित आलोपी दीन का था। अब पिता ने देखा कि जो पंडित आलोपी दीन है वो झुककर उन्हें दंडवत किया। उनके पिता ने, वंशीधर के पिता ने पंडित आलोपी दीन, क्योंकि वो प्रतिष्ठित आदमी थे, तो उनको झुककर उन्हें दंडवत किया, चापलूसी भरी बातें करने लगे और साथ ही साथ अपने बेटे को कोसा भी कि इसे माफ़ कर दीजिए, ये तो पागल है, ऐसा ऐसा। पंडित जी ने फिर बताया कि उन्हें कई रसोइयों और अधिकारियों को देखा है, पर सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया। यानी कि पंडित जी ने बोला कि मैंने जितने भी अधिकारियों, रसोइयों, जितने लोगों को भी देखा है, जैसे ही मैंने रिश्वत दी है, रिश्वत दे के मैंने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, वो मेरे कहने से ही
चलने लगते थे जैसे ही वो मेरे हाथ में पैसा देखते थे। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। तो ऐसा पहली बार वो ऐसा ऑफिसर देख रहे हैं कि पैसे से भी नहीं हार कर उन्होंने वंशीधर ने अपनी कर्तव्य निष्ठा को निभाया। आलोपी दिन कुछ प्रस्ताव रखते हैं। क्या प्रस्ताव रखते हैं? वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया, यानी कि तब भी उन वंशीधर ने उनका सत्कार ही किया, सादर सत्कार जो मेहमानों का होता है। अब उन्हें लगा कि जो पंडित जी हैं उन्हें बेइज्जती करने आए, उन्हें लज्जित करने आए हैं, पर जो पंडित जी थे उनकी बातें सुनकर उनका मन का बैर मिट गया, यानी कि वंशीधर का मन का बैर मिट गया। जैसी बातें पंडित जी ने कही, क्या बोला उन्होंने? पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने इस बात पर जो है पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला जिससे उन्हें प्रार्थना करके स्वीकार करने को कहा। यानी कि जो पंडित आलोपी दीन थे उन्होंने एक पत्र निकाला अपने पास से और बोला कि मेरी प्रार्थना है कि आप इस पत्र को स्वीकार कर लें बस। अब वो पत्र में क्या था? अब वंशीधर ने जब कागज़ पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया करने की बात लिखी थी। यानी कि पंडित आलोपी दीन चाहते थे उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका मैनेजर कौन बने? वंशीधर बने। उन्होंने उनको मैनेजर के तौर पर चुनने का प्रस्ताव रखा। अब कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू ही आ गए ये सुनने के बाद। उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं है, मतलब वंशीधर ने कहा कि मैं इस पद के योग्य हूँ ही नहीं। इस पर पंडित जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। यानी कि उन्होंने एक मजाक में ऐसे कहा कि ठीक है, अच्छा तुम योग्य नहीं हो तो मुझे अयोग्य व्यक्ति ही चलेगा, मुझे वही चाहिए ही। फिर वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह यह कार्य कर सके। तो वंशीधर ने कहा कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपके सारी प्रॉपर्टी का मैनेजर जो है बन सकूँगा। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि अब उन्हें विद्वान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। यानी कि पंडित आलोपी दीन उनके कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा मुझे विद्वान चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए जो अपना काम ईमानदारी से करे। अब वंशीधर ने फिर कांपते हुए मैनेजरी के कागज़ पर जो है साइन कर ही दिया उनके इतना कहने पर। फिर जो पंडित आलोपी दीन होते हैं वो वंशीधर को खुशी से गले लगा लेते हैं। तो आखिरी में जो है सत्य की जीत होती है, इस कहानी में ये बताया गया है। तो गाइस ये था आपका चैप्टर। कमेंट कर देना चैप्टर कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।